नमस्कार दोस्तों, एक डीएम साहब एक मजदूर का भेष बदलकर एक हॉस्पिटल में छापा मारने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब वह गेट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी वहां गेट पर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो ऐसे इस हाल में। लेकिन उसके बावजूद वह डीएम साहब काफ़ी कोशिश करते हैं अंदर जाने की, लेकिन वह जो सिक्योरिटी गार्ड वाला होता है दोस्तों उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। फिर जो डीएम साहब थे उनसे बोलते हैं कि मेरा एक रिलेशन का एक रिश्तेदार इस हॉस्पिटल में भर्ती है, मुझे उन्हीं से मिलने के लिए जाना है। लेकिन तब भी वह सिक्योरिटी गार्ड अपने वादे के मुताबिक टस से मस नहीं होता है। उसका जो पहली बार जवाब आया था दूसरी बार भी वह जवाब देता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि उनके काफ़ी गंदे तरीके से कपड़े थे, काफ़ी फटे पुराने मॉडल वह कपड़े पहने हुए थे, इसलिए वह सिक्योरिटी गार्ड वाला इस हॉस्पिटल के अंदर उन्हें जाने नहीं दे रहा था। जिसके बाद दोस्तों वह डीएम साहब अपने जेब से 50 रुपए का नोट निकालते हैं और सिक्योरिटी गार्ड वाले को दे देते हैं। जिसके बाद वह हंसते हुए उन डीएम साहब को हॉस्पिटल के अंदर जाने देता है जो एक मजदूर का वेशभूषा बदलकर उस हॉस्पिटल में गए थे छापा मारने के लिए। जिसके बाद दोस्तों वह हॉस्पिटल के अंदर हॉल में जब एंट्री मारते हैं तो वहाँ की दशा देखकर वह दंग रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वह चारों तरफ अपनी नज़र घुमाते हैं तो एक बेड से नीचे लेटी हुई एक महिला दिखती है और उस महिला को देखकर पायल पायल कहकर चीखने और चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि इस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर को मैं सस्पेंड करवा दूंगा। तभी वहाँ से रास्ते से जाते हुए दो डॉक्टर इन आदमी की बातें सुनते हैं जो जिले के डीएम साहब थे और एक मजदूर का भेष बनाकर वहाँ पर पहुँचे थे। तो उसमें से एक डॉक्टर इनको आकर थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। तभी जब थप्पड़ मारने ही वाला था इनको तो ये डीएम साहब उसका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ने के बाद फिर यह अपनी तरफ से इतने झन्नाटेदार तरीके से उनको थप्पड़ मारते हैं उसके कान सन्न रह जाते हैं और पूरा स्टाफ जो था इनका पूरा हकबका जाता है कि आखिर ये आदमी है कौन। जिसके बाद दोस्तों उस डॉक्टर के जितने भी स्टाफ वाले डॉक्टर थे सभी उनको मारने के लिए दौड़ते हैं उनकी तरफ। तभी वह कहता है कि मैं यहाँ का डीएम हूँ। जिसके बाद दोस्तों सभी लोग दंग रह जाते हैं, पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, सभी लोग हकबका जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप दंग रह जाओगे और आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज की कहानी दोस्तों बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहानी में आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैंने तकरीबन 500 से ज़्यादा वीडियो फुटेज और फोटो को यूज किया है ताकि आप बोर ना हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहानी बहुत ही रोमांचक, बहुत ही भावनात्मक है दोस्तों। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक 10 साल के बेटे के साथ एक हरिश्चंद्र नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। हरिश्चंद्र जी एक मामूली से किसान और मजदूर थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनका बेटा आकाश कक्षा 5 में पढ़ रहा था। एक दिन आकाश घर में ही टीवी देख रहा था तो टीवी में कोई फिल्म आ रही थी। वह फिल्म में एक आईएएस ऑफिसर की ज़िंदगी से मिलती जुलती उसमें कुछ बातें बताई जा रही थी। आकाश फिल्म को देखने के बाद उससे बहुत ही प्रभावित होता है और अपने पापा हरिश्चंद्र जी से बोलता है कि पापा मैं भी बड़ा होकर एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। उसके पापा यह बात सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। बच्चे की यह बात को सुनकर वह फूले नहीं समाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम भी एक दिन जरूर आईएएस अधिकारी बन जाओगे। बस अपनी पढ़ाई को लगन और मेहनत से करते रहो। दोस्तों अब बहुत इधर उधर की होकर रह जाती है और समय भी गुजरता गया और कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं। अब आकाश भी बड़ा हो गया था और अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। जब वह इंटरमीडिएट की परीक्षा देता है और पास हो जाता है तो उसके पापा हरिश्चंद्र जी उससे कहते हैं कि बेटा आकाश, अब तुम अपनी पढ़ाई को यहीं रोक दो और मेरे साथ खेतीबाड़ी के कामों में हाथ बटा लिया करो। जब यह बात आकाश सुनता है तो बहुत ही मायूस हो जाता है और मायूस चेहरे के साथ ही बोलता है कि पापा आप ऐसा मत बोलिए, मेरे सपनों को चकनाचूर करने का काम मत कीजिए। मुझे पढ़ लिख कर एक दिन आईएएस अधिकारी बनना है, मेरा बचपन से ही सपना है। तो हरिश्चंद्र जी बोलते हैं कि मैं अब दिन प्रतिदिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझसे खेतों में काम नहीं होता है, इसलिए अब तुम मेरे साथ खेतों में हाथ बटा लिया करो और यह पढ़ाई लिखाई को तुम छोड़ दो, क्योंकि मेरी आमदनी भी कम हो गई है और पढ़ाई का खर्चा मैं नहीं उठा पाऊंगा।
तो आकाश अपने पापा से कहता है कि पापा आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करूंगा और आपके साथ भी खेत में काम करवाऊंगा, साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। बस आप मेरे साथ कंधों से कंधा मिलाकर खड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे हौसलों को गिरने मत दीजिए। तो फिर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तू चाह रहा है वैसे तू अपनी पढ़ाई को जारी रख, मैं तो कर ही रहा हूँ काम को, आगे भी ऐसे करता रहूंगा। अब आकाश अपने गांव के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। आकाश बहुत ही अच्छे से बच्चों को समझाया करता था और गणित का ट्यूशन पढ़ाया करता था। धीरे धीरे उसके पास ट्यूशन पढ़ने वालों की संख्या बढ़ने लगती है। आसपास के गांव में उसका नाम चलने लगता है। हर एक गांव से माँ बाप अपने अपने बच्चों को उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजते थे। जब विकास देखता है कि दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब मैं अकेला इन सबको नहीं पढ़ा सकता हूं, तो वह ट्यूशन पढ़ाने के लिए 2-3 अच्छे और टीचर रख लेता है और अपने ट्यूशन बैच की क्लास को कोचिंग सेंटर के रूप में बदल देता है और कोचिंग का नाम रखता है आकाश कोचिंग सेंटर। अब उसका कोचिंग सेंटर भी बहुत अच्छा से चलने लगता है क्योंकि वह अच्छे से अच्छे टीचर को अपने पास जॉब पर रखता है और उनकी अच्छी खासी सैलरी देता था। सभी टीचर का इंटरव्यू वह खुद लेता है और इंटरव्यू पास होने के बाद ही टीचर को रख लिया करता था। कोचिंग सेंटर चलाने के साथ साथ थोड़ा बहुत अपने पापा के साथ भी खेतों में काम करा लिया करता था और अपनी पढ़ाई को भी वह जारी रखा करता था। ऐसे ही दोस्तों 3-4 साल गुजर जाते हैं। अब वह ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था तो एक दिन उसके पापा हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बेटा, पास पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं, उंगलियां उठाने लगे हैं कि अपने बेटे के साथ बुरा कर रहा है, उसकी कमाई खाने में लगा हुआ है, अभी तक शादी नहीं किया है। बेटा अब तुम ऐसा करो, अपनी शादी कर लो। लेकिन आकाश साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे पढ़ाना है या शादी विवाह के चक्कर में अभी मुझे नहीं उलझना है। लोगों का मुंह है, 1000 तरह की बातें बनाएंगे और बनाने दीजिए। हरिश्चंद्र जी अपने बेटे को बहुत प्यार से पीठ थपथपाते हुए समझाते हैं कि बेटा देखो, शादी कर लेने से तुम्हारी पढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इससे तो तुम्हारी पढ़ाई और भी ज़्यादा निखर जाएगी, तुम और भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। तो आकाश पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, जरा मुझे बताइए। तो हरिश्चंद्र जी बताते हैं कि बेटा तुम ट्यूशन भी पढ़ाते हो, खेतों में काम भी करते हो और इन सब के बाद घर का काम भी देखते हो, खाना वगैरह भी बनाते हो, साफ सफाई भी किया करते हो। घर के सैकड़ों काम होते हैं। अगर इस घर में एक बहू आ जाएगी तो घर का काम सभी वह खुद संभाल लेगी। इसके बाद तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई और अच्छे से ध्यान दे पाओगे। बहू हमारी भी देखभाल करेगी और काम का भी संभाल लेगी। यह बात आकाश भी समझ जाता है। वह सोचता है कि पापा ठीक ही कह रहे हैं। फिर वह कहता है कि ठीक है पापा, शादी करने के लिए मैं राजी हूँ, आप लड़की देखिए। इस पर हरिश्चंद्र जी बहुत ही खुश हो जाते हैं और आकाश के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। पड़ोस के ही गांव में उनके एक लड़की पसंद आ जाती है जिनका नाम पायल होता है। पायल भी पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। लड़की लड़का एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों भी शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद दोनों की फैमिली बैठकर शादी की बातचीत करती है और तारीख तय कर दी जाती है। 2 महीने के बाद तय की गई तारीख को बड़ी ही धूमधाम से पायल और आकाश की शादी हो जाती है। पायल मायके से विदाई करके अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में वह बहुत ही बढ़िया तरीके से रहती है, आकाश का ख्याल रखती है, उसके पापा का आदर सम्मान करती है और घर को भी बहुत अच्छे तरीके से वह संभालने लगती है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था दोस्तों। शादी से पहले पायल ने 2-3 जगह संविदा का इंटरव्यू दिया था नौकरी के लिए। तभी एक दिन किसी एक कॉलेज से कॉल आती है कि वह बताते हैं कि आपका हमारे स्कूल में टीचर के तौर पर सिलेक्शन हो चुका है। जब यह बात पायल अपने पति आकाश से बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं स्कूल में टीचिंग करना चाहती हूँ, मैं नौकरी करना चाहूँगी। तो आकाश पायल को लेकर इस स्कूल में पहुँचता है और जहाँ पायल ने टीचर के लिए सिलेक्शन हुआ था
वहाँ जाकर वह प्रिंसिपल से मिलते हैं। आकाश देखता है कि स्कूल इतना खास नहीं है, छोटा और प्राइवेट स्कूल ही है। तो आकाश प्रिंसिपल से बात करने के बाद वह कहता है कि ठीक है सर, हम आपको 2 दिनों में जवाब दे देंगे। अब आकाश पायल को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर लेकर आता है और पायल को समझाता है कि देखो वह एक प्राइवेट स्कूल है, ऐसे स्कूल का कोई भरोसा नहीं है, कब तुम्हें नौकरी से निकाल दें, और वह तुम्हें इसका ज़्यादा पैसा भी नहीं देंगे, बहुत कम सैलरी देते हैं यह लोग। अगर तुम पढ़ाना ही चाहती हो, इतना ही शौक लगा है तुम मेरे कोचिंग सेंटर में पढ़ा दो। लेकिन पायल इस बात को नहीं मानती है। वह जिद पकड़ लेती है कि वह उसी स्कूल में पढ़ाने जाएगी जहां पर उसका सिलेक्शन हुआ है। जिसके बाद दोस्तों आकाश भी बेबस हो जाता है। तो उसके पापा भी कहते हैं कि बेटा जब बहू का यही मन है तो इसे कर लेने दो। दोस्तों शुरुआत में तो सभी कुछ अच्छे से चलता है। पायल वहाँ पढ़ाने के लिए जाती है। स्कूल जाने से पहले घर का सभी काम निपटा कर चली जाती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं पायल की आदतें भी खराब होने लगती हैं। वह अपने पति से कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मुझे सवेरे सवेरे कितनी जल्दी रहती है, तुम तो पूरे दिन निठल्ले बैठे रहते हो, घर के कामों में मेरा हाथ नहीं बटा सकते क्या। यह सब बातें आकाश को बहुत बुरी लगती है। वह बोलता है कि देखो पायल, मैं खेतों में भी काम करके आता हूँ, कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, अभी अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम आने वाला है, लास्ट ईयर की पढ़ाई है। यह तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मुझसे तुमसे 3 लोगों का खाना भी नहीं बन पा रहा है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। पायल बड़बड़ाते हुए काम को करके स्कूल चली जाती है। लेकिन अगले दिन वह गुस्से में बगैर खाना बनाए ही स्कूल चली जाती है और जाते हुए बोल गई थी कि अपना खाना बना लेना, जैसे पहले बनाते थे। मैं आज स्कूल से लेट आऊंगी। कुछ दिनों तक यही नाटक चलता रहा। आकाश ने बहुत बर्दाश्त किया, पायल को समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। तो एक दिन आकाश उसे साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि तुम स्कूल आज से नहीं जाओगी, जब खाना बना दोगी, अगर यह नौकरी करनी है तो तुम घर का भी काम करना पड़ेगा। इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती है और पायल अपने ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और कुछ दिनों बाद वह अपने पिता से बोलकर आकाश के घर तलाक के पेपर भी भेज देती है। आकाश उन पेपर पर साइन नहीं करता और अपनी गाड़ी लेकर पायल के घर पहुंच जाता है। पायल के पिताजी से मुलाकात करता है, उनसे सभी बातें बताता है, लेकिन पायल के पिताजी भी पायल का ही पक्ष लेते हैं। वह बोलते हैं कि बेटा अगर यह पढ़ाना ही चाहती है तो तुम्हें इससे परेशानी क्या हो रही है। तो आकाश बोलता है कि पिताजी मुझे इनके नौकरी करने से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, लेकिन यह संविदा पर नौकरी कर रही हैं और वह एक प्राइवेट स्कूल है जो इन्हें कभी भी नौकरी से हटा सकता है। अगर इन्हें इतना ही पढ़ाने का शौक है तो अपने ही कोचिंग सेंटर में पढ़ा लेंगी, मैं इन्हें स्कूल से भी ज़्यादा पैसा दे दिया करूँगा। लेकिन दोनों ही बाप बेटी इस बात को नहीं मानते। आकाश आते हुए उनसे बोल देता है कि पायल ने खुद हमें तलाक के पेपर भेजे हैं, लेकिन मैंने उन पर अभी तक साइन नहीं किया और ना ही कभी करूँगा, मैं इन्हें तलाक नहीं दूंगा। आकाश बोलता है क्योंकि शादी सिर्फ जीवन में एक बार ही होती है और यह 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो इन्होंने मेरे साथ जोड़ा है, मैं पायल को कभी ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसको अपने घर पर रहना है तो घर में ही रहे, तलाक नहीं दूंगा, जब इसकी मर्जी हो तो ससुराल आ सकती है। इतना कहकर आकाश अपने घर लौट जाता है। अब दोस्तों समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरने लगता है, लेकिन पायल नहीं आई। आकाश का भी अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, वह भी कई कंपटीशन के लिए फार्म भरना शुरू कर देता है। उधर पायल भी स्कूल में पढ़ाती है और वहीं से अपने मायके लौट जाती थी। उसके मायके से भी स्कूल की दूरी इतनी ही पड़ती थी, अब दोनों बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, कोई एक दूसरे को कॉल नहीं करता था। हरिश्चंद्र जी ने आकाश से कई बार कहा था कि बेटा बहू को मना कर घर वापस ले आओ, लेकिन आकाश दोबारा उसे लेने के लिए नहीं जाता है। कहता है कि पापा जब बात इनकी समझ में नहीं आएगी तो अपने आप ही समझ जाएगी, अब वहाँ जलील होने के लिए मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। दोस्तों कुछ दिनों बाद यूपीएससी की वैकेंसी निकल जाती है तो आकाश भी फार्म को भर देता है। आकाश दिन रात एक कर देता है और अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करता है। अब उसे किसी दूसरे काम में उलझने की फुर्सत नहीं थी, वह घर के कामों के लिए भी यह नौकर रख लेता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर से उसे अच्छी खासी इनकम होने लगी थी। वह अपना पूरा समय पढ़ाई को देता था। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 ही काम बचे थे, खाना खाना, पढ़ाई करना और सोकर आराम करना, क्योंकि
आकाश के दिल दिमाग में भी एक जुनून सवार था। उसकी पत्नी एक छोटी सी नौकरी कर रही थी और उसे बहुत ही अकेला छोड़कर जा चुकी थी और तकरीबन 12 से 13 हज़ार की नौकरी का उसे ऐसा ताना मार गई थी कि वह सोच रहा था कि मुझे कुछ तो बड़ा करना है अपनी ज़िंदगी में। दोस्तों, वह एग्ज़ाम देता है और रिजल्ट आने पर देखता है कि वह पास हो गया है। प्री एग्ज़ाम को भी निकाल देता है और 3 महीने का समय रह गया था। मेंस के लिए वह अपने पापा से बोलता है कि पापा, मुझे अब ज़रा भी डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मुझे मेरे हर हाल पर छोड़ दीजिए, मैं अच्छे से आगे की तैयारी करना चाहता हूँ। दोस्तों, वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, बिल्कुल भी किसी से कोई बात, कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं रखता था। फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देता है और अपनी पढ़ाई में जुड़ जाता है। और जब 2 महीने बाद मेंस होता है तो वह मेंस को भी निकाल लेता है इंटरव्यू। अब इसके बाद वह इंटरव्यू को भी पास कर लेता है, उसको वहाँ भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, अब वह एक IAS अधिकारी बन चुका था, उसे DM की उपाधि मिल चुकी थी, वह एक बड़े पद पर पहुंच गया था और उन्हें एक जिले का चार्ज सौंप दिया जाता है। वह जिला अधिकारी बनने के बाद हर काम की बारीकी से छानबीन किया करते थे और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों से उसके पास एक सरकारी हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा शिकायतें आ रही थी। बहुत से गरीब लोगों की शिकायतें पोटिका में अपनी शिकायत डालकर जा रहे थे। इस सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा पैसों की मांग की जा रही थी और हॉस्पिटल में एक्सपायरी दवाइयाँ चलाई जा रही थी जो कि मरीजों पर बिल्कुल भी असर नहीं करती थी, जिससे मरीज की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती थी और मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जा रहा था। अब शिकायत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो DM साहब इस बात की पुष्टि करना चाहते और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, लेकिन ऐसा सीधा एक्शन नहीं ले सकते थे क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल था और सभी MBBS डॉक्टर वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। अगर कहीं यह बात झूठी निकल गई, हॉस्पिटल या डॉक्टर को बदनाम करने की साजिश हुई, तो हमारे ऊपर ही बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसलिए वह फैसला करते हैं कि मैं आज अकेला ही एक मजदूर का भेष बदल कर हॉस्पिटल जाऊंगा और इस बात की पुष्टि करूंगा। उसके बाद दोस्तों, वह एक फटे पुराने कपड़े पहनकर हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है। बोलता है कि यह फटे पुराने गंदे कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में क्या करने जाएगा। DM साहब बहुत कोशिश करते हैं लेकिन गार्ड उन्हें मना कर देता है। अब मजदूर यानी DM साहब अपनी जेब से एक 50 रुपए का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख देते हैं, तो गार्ड उन्हें खुशी खुशी अंदर जाने देता है। DM साहब अंदर जाकर चारों तरफ निगाह घुमा फिरा कर देखते हैं तो वहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं थी। जितने बेड थे उससे कहीं ज़्यादा मरीजों की भर्ती कर रखा था, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। एक बेड पर 2-2 मरीज लेटा रखे थे, कुछ मरीजों को नीचे फर्श पर ही लेटा रखे थे। कोई सिस्टम से इलाज नहीं चल रहा था। मरीजों के परिजन डॉक्टर के आगे पीछे घूम रहे थे, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं था। तभी फर्श पर लेटे एक मरीज पर उनकी नज़र पड़ती है। वह मरीज उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जब वह उसके पास जाते हैं तो उस महिला मरीज को देखकर वह दंग रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि पायल, तुम्हें यह क्या हो गया है। पायल की हालत बहुत बुरी थी, यह तेज बुखार की वजह से दर्द से कराह रही थी। जब DM साहब उनकी दवाइयों को चेक करते हैं तो वह सभी दवाइयाँ डेट एक्सपायर थी। तो DM साहब खड़े हो जाते हैं और जोर से बोलते हैं कि यह क्या मजाक चल रहा है, मैं यह सभी डॉक्टर को सस्पेंड करा दूंगा। तभी 2 डॉक्टर वहां से गुजर रहे थे। उनको ऐसा चिल्लाता देख उनमें से एक डॉक्टर उनके पास आता है और बोलता है कि 2 कौड़ी के आदमी, अपनी औकात मत भूल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें सस्पेंड कराएगा। वह उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठा देता है, तो DM साहब उनका हाथ पकड़कर उल्टा उसके गाल पर एक जोरदार सा थप्पड़ मार देते हैं। यह देखकर सभी स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उनको चारों तरफ से घेर लिया जाता है।
उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो मजदूर बनाए डीएम साहब कहते हैं कि खबरदार किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ। इतना सुनते ही पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है। तभी डीएम साहब अपना फ़ोन निकालते हैं और पास के ही पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं। सभी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद इसकी अलग एक फॉरेंसिक टीम भी बुलाई जाती है और सभी मरीजों की मरीजों की दवाइयों को चेक कराया जाता है। ज़्यादातर मरीजों की दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी थी। इसके बाद डीएम साहब डॉक्टर पर केस दर्ज कराते हैं, उनके लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है। फिर वह पायल के साथ जाते हैं और पायल से बोलते हैं कि पायल उठ जाओ, अब मैं आ चुका हूँ। पायल अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि आकाश है। आकाश अपने बारे में बताने ही वाला था कि मैं डीएम बन चुका हूँ, लेकिन पायल पहले ही बोल देती है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। आकाश उसको चुप कराता है, कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसे गोद में उठाता है, तब तक उनका ड्राइवर भी गाड़ी लेकर आ पहुंचता है। अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चलो। इसके बाद वह पायल को इसके बाद ही पायल का अच्छे से इलाज हो पाएगा। फिर वह एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों वह 1-2 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो आकाश पायल से पूछता है कि तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई है। तो पायल बताती है कि जब मैंने आपको तलाक के लिए पेपर भेजे थे, उसके 6 महीने बाद ही पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। उनका इलाज भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन वह नहीं बच सके क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ पर एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ दी जाती थी और 1 साल बाद मेरी नौकरी भी छूट गई, मुझे नौकरी से हटा दिया गया था। इस टेंशन के चलते मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और कुछ समय के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो पास पड़ोस वालों ने ही मुझे यहाँ पर लाकर एडमिट करा दिया था। इसके बाद का तो आपको मालूम ही है। अगर आप वहाँ न पहुँचते तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होती। आकाश इस बात पर पायल के होंठों पर अपना हाथ रख लेता है। फिर पायल कहती है कि मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी थी। तो आकाश कहता है कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब सब तुम्हें अब तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है, यही बड़ी गलती बात है। यही बड़ी बात है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे आए तो उसे भूला नहीं करते। और मैंने तो पहले ही उन तलाक पेपर पर साइन नहीं किया था। मैंने पहले भी बोला था कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है और मैं इसको मरते दम तक ऐसे ही निभाऊंगा। और आज भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं आज भी तुम्हारा ही पति हूँ, अगर तुम मुझे अपनाना चाहो तो। यह बात सुनकर पायल वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है और विकास के पैरों को पकड़ लेती है। डीएम साहब और आकाश के पैरों को पकड़ लेती है। डीएम साहब उन्हें उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। दोनों पति पत्नी फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। डीएम साहब उस हॉस्पिटल के लिए कोर्ट में दरख्वास्त करते हैं कि हॉस्पिटल में दोबारा से नए डॉक्टर नियुक्त किए जाएं और हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज कराया जाए। इसके बाद हॉस्पिटल में नए और काबिल डॉक्टर नियुक्त होते हैं। हॉस्पिटल की कंडीशन बहाल हो जाती है और हॉस्पिटल शहर का टॉप सिटी हॉस्पिटल बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी यूट्यूब बहनें मुझे वहां से सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से एक और नए और इमोशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।